गवर्नमेंट ने अचानक से 2016 10 मार्च को 344 मेडिसिन के ऊपर बैन लगा दी। फिर हाल ही में अचानक से 2024 को उसने 156 मेडिसिन के ऊपर फिर से बैन लगा दी। और अब गवर्नमेंट की जो नज़र है वो कई ऐसे मल्टीविटामिन्स के ऊपर है जिसके ऊपर आने वाले समय में हो सकता है कि बैन लग जाए। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? Indian government banned 344 drugs. It's Big Pharma. They decide who lives and who dies. इसको समझने से पहले हमें कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। स्वागत है आप सबका एमएस नॉलेज शो पर। भारत का जो मेडिकल खर्चा है वो हमारे मिडिल क्लास को और भी गरीबी की ओर धकेल रहा है। मेडिकल बिल्स में जनरली हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, ट्रांसप्लांट ऐसे कई सारी चीज़ें जो होते हैं जो उनको खर्चा करवाती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है दवाइयों का भी। डाटा के अनुसार हर भारतीय को हर साल अपने जेब से करीब 2500 रुपया खर्चा करना पड़ता है इस मेडिकल खर्चे की वजह से। और पूरे देश का ये जो नंबर है तकरीबन चला जाता है 3,20,211 करोड़ तक। हाँ, पर एक उपाय है कि जिससे हम इस खर्चे को 70 से 80% तक कम कर सकते हैं, और वो है कि हम ब्रांडेड दवाइयों से जेनरिक दवाई की ओर शिफ्ट कर जाएं। ब्रांडेड दवाई और जेनरिक दवाई के बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका में जो डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें तकरीबन 90% जो है वो जेनरिक दवाई को प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और 10% जो है वो ब्रांडेड दवाइयाँ होते हैं। यानी कि 10 में से 9 जेनरिक दवाइयाँ होती हैं और वो एक दवाई होती है जो कि ब्रांडेड होती है। ये 90% जो जेनरिक दवाई है इनका खर्चा सिर्फ 18 से 20% तक होता है, जबकि 10% ब्रांडेड दवाई का खर्चा तकरीबन 80% तक होता है। इसीलिए अमेरिका के लोग आजकल ब्रांडेड दवाई को छोड़ जेनरिक दवाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने 2021 में तकरीबन $373 बिलियन जो है सेव कर लिया था। भारत में दुनिया की 20% तक की जेनरिक दवाइयाँ बनती हैं, पर भारत में अफोर्डेबल जेनरिक दवाइयों की इस्तेमाल सिर्फ 1% होता है। यानी कि ये दवाइयाँ सारे भारत में तो बनते हैं पर बिकते वहाँ हैं। यहाँ के डॉक्टर ना ही इन्हें लिखना चाहते हैं, यहाँ के मेडिकल स्टोर जो हैं इन्हें बेचना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट की भी इस पर किसी एक ठीक ठाक सी पॉलिसी भी इसके ऊपर नहीं है। इतनी सारी बातें सुनकर मन में ये सवाल आता है कि ये जेनरिक दवाई आखिर होती क्या है और ये इतनी सस्ती क्यों आती है। अगर ये इतनी सस्ती आती है तो ये भारत में इस्तेमाल इसका इतना कम क्यों है, और क्या भारत में जेनरिक दवाइयों को लेकर कोई बदलाव हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसके बारे में आज पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी दवाइयाँ जो है जनरली 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं ब्रांडेड दवाइयाँ और एक होती है जेनरिक दवाइयाँ। इन ब्रांडेड दवाइयों में भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पेटेंटेड वाली ब्रांडेड दवाइयाँ और दूसरी होते हैं सिर्फ ब्रांडेड दवाइयाँ। पेटेंटेड वाली ब्रांडेड दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिसको मान लीजिए कि किसी एक फार्मा कंपनी ने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको बना लेती है, तो वो उस दवाई के ऊपर पेटेंट बना लेती है, तो वो हो जाती है ब्रांडेड वाली पेटेंटेड दवाइयाँ। अगर मान लीजिए भारत में पेटेंट जो होता है कि ज़्यादातर 20 साल तक चलता है, 20 साल बाद किसी भी फार्मा कंपनी मतलब दूसरे फार्मा कंपनी उस दवाई को बनाकर बेच सकती है, तब उसको हम कह सकते हैं एक ब्रांडेड दवाई, क्योंकि उस दवाई में किसी न किसी कंपनी का नाम होता है। किसी न किसी कंपनी का नाम होने के कारण इसको हम ब्रांडेड दवाइयाँ तो कहते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा फार्मा कंपनी बेचते हैं, इसीलिए इसको हम जेनरिक दवाई भी कह सकते हैं। मतलब ब्रांडेड जेनरिक दवाई भी इसको कहा जा सकता है। पहले जब कहा था कि ब्रांडेड दवाइयाँ 2 तरह की होती है, वो होती है ब्रांडेड पेटेंटेड वाली दवाई और ब्रांडेड जेनरिक वाली दवाई। और भारत में जो ज़्यादातर मेडिसिन बिकती है और वो यही है कि ब्रांडेड जेनरिक वाली दवाइयाँ होती हैं। भारत में करीब 90% ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ जो है बिकती हैं, और करीब 10% ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो पेटेंटेड वाली ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं।
फिर आता है हमारा जेनरिक दवाइयाँ। इसमें सिर्फ केमिकल कंपोजिशंस का नाम लिखा होता है, किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं लिखा होता। इन सारे दवाइयों में से जो सबसे महंगी आती है वो होती है ब्रांडेड पेटेंटेड वाली दवाइयाँ, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही कंपनी बना रही होती है। फिर आता है ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ। ये थोड़ी सस्ती तो होती है पर इनमें ब्रांड का नाम लिखा होता है, तो इसीलिए ये भी थोड़ी महंगी ही आती है। फिर आती है सबसे सस्ती वाली दवाइयाँ जो होती कि जेनरिक दवाइयाँ, जिनके ऊपर सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशंस का तो नाम लिखा रहता है पर किसी कंपनी या ब्रांड का नाम इनमें नहीं होता। किसी भी दवाई को अगर देखें तो उसमें मेनली 3 चीज़ें लिखी रहती है, उस दवाई का कंपनी का नाम, उसके ब्रांड का नाम और उसमें कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लिखा रहता है। जैसे इस दवाई को ही ले लीजिए, यहाँ पे कंपनी का नाम जो है माइक्रोलैब, यहाँ पे ब्रांड का नाम है डोलो 650 और इसमें केमिकल कंपोजिशन है पैरासीटामोल। यानी कि ये एक ब्रांडेड जेनरिक दवाई है जो कि इसका केमिकल कंपोजिशन पैरासीटामोल है, पर ये डोलो 650 ब्रांड नेम के अंडर बिक रही है। अगर आपकी बीमारी पैरासीटामोल लेने से ठीक हो सकती है, यानी कि डॉक्टर अगर पर्ची पे पैरासीटामोल लिख कर दे दे, तो आप उसको लेकर किसी भी जेनरिक दवाई पैरासीटामोल को लेके ठीक हो सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ती भी आती है। डॉक्टर यहाँ पे क्या करते हैं कि वो केमिकल कंपोजिशन यानी कि पैरासीटामोल ना लिखकर उसकी जगह पे वो उसके ब्रांड का नाम को लिख देते हैं। और अगर आपने कभी गौर किया होगा तो डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो उन्हीं के आसपास किसी मेडिकल स्टोर्स पे ही मिलते हैं। पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2002 से ही ये रूल पास करके रखा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते समय उसकी केमिकल नाम यानी कि जेनेरिक नाम जो है उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कि कोई भी ब्रांडेड दवाई को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी कि पेशेंट की तबीयत अगर पैरासीटामोल से ठीक हो सकती है तो प्रेस्क्रिप्शन पे पैरासीटामोल ही लिख सकते हैं, किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है अपने बजट के मुताबिक जो फिट बैठता हो वो मेडिसिन वो अपने हिसाब से खरीद सकता है। अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर हो तो वो जेनेरिक दवाई भी ले सकता है। अलग अलग दवाई कंपनी सेम दवाई को अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से अलग अलग दामों में बेचते हैं। ये ब्रांडेड दवाई कंपनियां अपने अपने मेडिसिन्स पे थोड़ा बहुत मात्रा इधर उधर करके नए नए मेडिसिन्स बनाकर उसकी पेटेंट बना लेते हैं और उसको महंगे दामों में बेचते हैं। और ये इसलिए होता है कि उसकी कीमत को जो है ये कंट्रोल कर पाएँ, और इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बाद में जानेंगे। डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयाँ प्रेस्क्रिप्शन पे लिखती हैं, जेनरिक दवाइयाँ ना लिखने का कारण वो ये बताते हैं कि जो ये जेनरिक दवाई है इनकी क्वालिटी के ऊपर गवर्नमेंट का इतना कड़ा पॉलिसी नहीं है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर वो जेनरिक दवाई भी लिखते हैं तो मेडिसिन स्टोर पे उन्हें कोई ब्रांडेड दवाई पकड़ा देंगे। डॉक्टर जो ब्रांडेड दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, एक आध बार हो सकता है कि कोई अमीर इंसान इनको खरीद ले, पर गरीब इंसान यानी कि जो फाइनेंशियली वीक है वो तो कमर ही उसकी टूट जाती है इनको खरीदने में। पर एक मजबूर पेशेंट जो है वो तो वही मेडिसिन ही खरीदेगा जो उसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देंगे। हाल ही के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे एक एवरेज इंसान की जो मंथली इनकम है वो है 15,000 रुपये। ये जो मेडिसिन के ऊपर बैन लग रहे हैं इनका कारण ये है कि ये दवाइयाँ जो हैं काफ़ी डेंजरस है और ओवर नीडेड हैं और ओवर प्राइज्ड हैं। इसीलिए ये सिलसिला चल रहा है अभी कि ये इनमें बैन लग रहे हैं। यहीं पे एक गेम देखने को मिल रहा है फार्मा कंपनीज की तरफ से, और इसीलिए ये बैन का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार किया है दवाइयों का जो कि एसेंशियल है हर पेशेंट के लिए। इन मेडिसिन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA 1955 के तहत प्राइसिंग पर एक कैप बैठा कर रखा हुआ है। अगर आप इस NLEM को देखोगे तो इसमें करीबन टोटल
384 मेडिसिन के नाम हैं, जिनमें से 364 जो हैं वो इंडिविजुअल मेडिसिन है और 20 जो है वो एफडीसीज हैं। अब सवाल आता है कि ये एफडीसी होता क्या है। एफडीसी मेडिसिन को जानने से पहले और एक बात बता दूं कि ये जो एफडीसी कैटेगरी के मेडिसिन होते हैं, यही है मुख्य कारण उस बैन के पीछे। एफडीसीज मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ये दरअसल वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा इंडिविजुअल केमिकल मिले हुए होते हैं। इनको मार्केट में कॉकटेल ड्रग भी कहा जाता है। बेसिकली वो सारी दवाइयाँ जो इन लिस्टेड ड्रग के कॉकटेल हैं उनको बैन किया गया है, यानी कि डोलो 650 और डोलो 500 ये बैन नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ड्रग्स हैं। इनमें सिर्फ एक ही केमिकल यानी कि पैरासीटामोल मौजूद है, पर डोलो कोल्ड एक कॉकटेल ड्रग होने के कारण बैंड है। यानी कि पैरासीटामोल या फिर सेट्रिजिन ये सब इंडिविजुअल ड्रग जो है वो बैंड नहीं है। इनके जो कुछ स्पेसिफिक कॉकटेल ड्रग्स हैं वो बैंड किए गए हैं, क्योंकि कहीं ऐसे गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल बैन हो गया है या फिर ऐसे ही इंडिविजुअल ड्रग बैन हो गया है। ये दरअसल र्यूमर है। हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आए जो कि मेरे मन में आ रहा है कि आखिर सरकार ने इंडिविजुअल ड्रग को छोड़कर इन एफडीसीज को टारगेट ही क्यों किया। क्योंकि इन एफडीसी मेडिसिन के पीछे ही वो काला सच छुपा हुआ है फार्मा कंपनीज का, जो कि हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए काफ़ी होता है। गवर्नमेंट की जो लिस्टेड एसेंशियल मेडिसिन है उनके ऊपर एक एमआरपी होता है, जैसे कि उसका कैप होता है, उसको गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। क्योंकि उस रेगुलेटरी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो उसके हिसाब से कोई भी कंपनी जो है इन दवाइयों को, इंडिविजुअल दवाइयों को अपने हिसाब से रेट नहीं रख सकता। वो उसी गवर्नमेंट रेगुलेट के हिसाब से ही उस दवाई का जो है कीमत तय करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं कि उस इंडिविजुअल ड्रग में कोई दूसरा एक केमिकल ऐड करके नए कैटेगरी का एक मेडिसिन तैयार कर लेते हैं, और इसी वजह से जो है गवर्नमेंट की जो वो लिस्टेड एसेंशियल मेडिसिन की एमआरपी कैप है उसको वो इजीली बाईपास करके अपने हिसाब से ही उस मेडिसिन का जो है रेट तय कर लेते हैं, जिससे कि कंपनी का अच्छा खासा फायदा हो जाता है। ये तो हुआ पहला रीजन जिसकी वजह से एफडीसी जो है बैन हो रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में जो कि काफ़ी सीरियस है। हर वक्त हमारे बॉडी को मल्टीपल ड्रग की ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए कि आपको सर दर्द है तो एक दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, पर आप जब मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एफडीसी थमा देते हैं। उससे आपकी सर दर्द तो ठीक हो जाती है, पर उसके साथ 2 या 3 ड्रग जो अलग ड्रग हैं वो आपके बॉडी में चले जाते हैं, जो कि आपको ज़रूरत उसकी नहीं थी, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा जो है आपके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि आपको बाद में आपके बॉडी को ज़्यादा वीक करती है। हर डॉक्टर ये बात मानते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि आप हर बार जितनी ज़्यादा पावर की मेडिसिन लेंगे उतनी बार ही वो आपके बॉडी में उतनी ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न जिसकी वजह से जो है एफडीसीज को गवर्नमेंट टारगेट करके बैन कर रही है। अगर गवर्नमेंट को ये पता है कि ये मेडिसिन इतना हार्मफुल है तो इन्हें बैन करने के बजाय इनको पहले अप्रूवल ही क्यों दे रही है। मेडिसिन को पहले अप्रूव करना CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। उनके पास पावर होता है कि अगर कोई ड्रग बहुत हार्मफुल है तो उसको शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी अप्रूवल को कैंसिल कर देते हैं या फिर कर सकते हैं। पर यहाँ पर तो पहले अप्रूवल तो हो जा रहे हैं, फिर बाद में उनमें बैन लग रहा है, यानी कि यहीं कहीं बीच में कहीं पे लापरवाही हो रही है या फिर करप्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन को बनने से लेकर मार्केट में बेचने तक की पूरी प्रोसेस को, अप्रूवल प्रोसेस को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर किसी भी नई मेडिसिन को फार्मा कंपनी बनाकर बेचना चाहती है तो वो सबसे पहले 2 चेक पॉइंट्स को उसे पार करना पड़ता है। पहला होता है CDSCO। CDSCO का काम ये होता है
कि वो क्वालिटी को चेक करे उस मेडिसिन की, हार्मफुल है या नहीं। अगर नहीं है, अगर हार्मफुल है वो वो वहीं पे उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर सब कुछ सही रहा तो उसे अप्रूवल आगे के लिए मिल जाता है। फिर बाद में आता है कि उसकी फैक्ट्री लगाना। कंपनी जिस स्टेट में भी फैक्ट्री लगाना चाहती है वहाँ के गवर्नमेंट से उसे लाइसेंसिंग करना पड़ता है। वहाँ पे लाइसेंसिंग अगर सही से हो जाता है तो फिर वो वहाँ पे फैक्ट्री लगा के मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सकता है और फिर बाद में उसे मार्केट में बेच सकता है। पर यहाँ पे ये रूल जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो सही से नहीं हो पा रहा है। 2016 की एक आर्टिकल से ये पता चलता है कि ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के को-फाउंडर एस श्रीनिवासन ने ये एक्सपोज किया था कि ये जो ड्रग कंपनियां हैं, ये जो फार्मा कंपनीज हैं, ये सीधी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं और वहां से लाइसेंसिंग की अप्लाई कर लेते हैं और वहां पे सही से प्रॉपर जांच नहीं हो पाती, वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाता और उनको लाइसेंसिंग जो है मिल जाती है और वो आराम से अपनी फैक्ट्रीज उस स्टेट में लगाकर अपनी मेडिसिन को जो है मार्केट में बेच रही हैं। और इसकी भनक भी सीडीएससीओ को नहीं है। जब सीडीएससीओ को इसकी पता चला तो वो धड़ल्ले से ये सब बैन जो है वहाँ से शुरू हो गया। बैन होने के बाद भी कई ऐसे दवाइयाँ हैं जो आजकल मार्केट में, मेडिकल शॉप में या फिर ऑनलाइन पे भी बिक रही हैं। दरअसल बात यह है कि जब गवर्नमेंट इनके ऊपर बैन लगाया तो उसके बाद इन कंपनियों ने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस फाइल कर दी। और आपको तो पता है कि हमारे कोर्ट में लाखों ऐसे केसेस हैं जो अभी तक कोर्ट में ही चल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उन फार्मा कंपनी को और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उसी बीच ये जो मेडिसिन है मार्केट में बिक रही है। आज के इस पूरे वीडियो के डिस्कशन में ये हमें इतना नॉलेज हो गया कि हमें हमारे हेल्थ के बारे में सोचने का हक है और हम इसके बारे में डिसीजंस ले सकते हैं या फिर लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त नियम बनाने चाहिए और हमें इसके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।